નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું પિનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। કરંટ ટોપિકમાં આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એવા વિદ્યાર્થીઓની સાથે કે જે લોકોએ સફળતા મેળવવા માટે જે પરિણામ મેળવવા માટે જે પ્રકારે સંઘર્ષ કર્યો છે અને જે રીતે તે લોકો મહેનત કરી છે ને ત્યારબાદ જે ડબલ એડવાન્સ અને નીટમાં જે પ્રકારે તેઓ પરિણામ લઈને આવ્યા છે, ક્યાંક એવું કહી શકાય છે કે એ લોકોએ જે રીતે મહેનત કરી છે કદાચ આપની સામે આવ્યા અને એ લોકોનું જે રૂટીન છે, એ લોકોએ જે પ્રકારે આ રેન્ક મેળવ્યું છે એ કઈ રીતે તેમણે હાંસલ કર્યું છે આપના સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરીશું, જેથી કરીને આવનારા વર્ષોમાં જો આપ પણ નીટ અને જે ડબલ એડવાન્સ માટેની જો પ્રિપરેશન કરી રહ્યા હોય તો આપે કઈ રીતે તૈયારી કરવી જોઈએ તેના વિશે આપને જાણકારી મળી શકે। તો આજે વાત કરીશું એવા સ્ટુડન્ટ્સની સાથે કે જેમણે એ પ્રકારે પરિણામ મેળવી બતાવ્યું છે કે જે કદાચ માત્ર એવું ન કહી શકાય કે નીટ અને જે ડબલઈને માત્ર ક્રેક કર્યું, પરંતુ ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક એટલે ટોપ 100માં નહીં પરંતુ ટોપ 20માં એવું કહી શકાય કે એ સ્ટુડન્ટ્સ છે ને ગુજરાતમાં તો એમના બંને જે સ્ટુડન્ટ્સ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે તેમનું બીજું ક્રમાંક છે। વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી જાણીશું કે એમણે કઈ રીતે મહેનત કરીને આ સફળતા મેળવી છે। તો મારી સાથે અત્યારે यहाँ જોડાઈ ગયા છે તનિષ્કા काबरा અને जय राजगुरु। आप दोनों स्वागत है वेलकम टू करंट टॉपिक। थैंक यू मैम। तो सबसे पहले तनिष्का एंड जय, आप दोनों को बहुत ही शुभकामनाएं और वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। तो जय, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जैसा कि सबसे पहले लोगों को बता दूं कि जय हमारे साथ जुड़े हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक है 16 और गुजरात में, यानी हम सभी को આપણે આવું કહી શકીએ કે આપણને પ્રાઉડ થાય એક ગુજરાતી તરીકે કે જ્યારે ગુજરાતમાંથી એક વિદ્યાર્થી છે કે જે બીજા ક્રમાંકે છે, એટલે એમની આગળ માત્ર એક જ વિદ્યાર્થી છે, ગુજરાતમાં એમનું બીજું નંબર આવે છે ને ત્યારે એ પણ આપણી સાથે જોડાયા છે। ખાસ 7 સપ્ટેમ્બર એમનું પરિણામ આવ્યું છે, પરંતુ અત્યારે આપણે એમની પાસેથી જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે એમણે કઈ રીતે मेहनत करी है। तो जय, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि कब से मेहनत की शुरुआत की और जो रिजल्ट आपको मिला है ऑल इंडिया रैंक 16 और गुजरात में सेकंड नंबर, मतलब बोल सकते हैं कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर सब बहुत ही खुश होंगे कि आपका ये रिजल्ट जो था एक्सपेक्टेड था, इतनी मेहनत की थी, एक एक्सपेक्टेशंस थी कि यही रिजल्ट आएगा। एक्सपेक्टेशंस तो थी क्योंकि लाइक लास्ट 2 मंथ्स में बहुत मेहनत की थी और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था। ऑफ कोर्स कि लाइक टीचर्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फैमिली सबके हेल्प से लग रहा था कि हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूँ। मेहनत करना मैंने 2 साल से स्टार्ट किया जब मैंने आकाश में एनरोल किया था 2 ईयर रेगुलर क्लासरूम कोर्स के लिए। और लाइक शुरुआत में तो थोड़ा लाइक कैजुअली लेते थे कि कम पढ़ते थे, कभी कभी ना भी पढ़ते थे, पर धीरे धीरे लाइक स्टडी आवर्स इंक्रीज़ किए 2 आवर्स से 6 आवर्स टू 8 आवर्स, और लास्ट 2 मंथ्स इंक्लूडिंग द एग्ज़ाम टाइमिंग्स 12 आवर्स पर डे जितना हो जाता था। ओके, तो तनिष्का आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने कब से शुरुआत की स्टडी की और ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आपके लिए। मैंने 9th स्टैंडर्ड में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, तो 9th-10th में एज सच एक फाउंडेशन सेट हो गया था, एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की आदत हो गई थी। प्रॉपर जेई की तरफ की जो पढ़ाई थी वो मैंने 11th-12th में स्टार्ट की थी, एंड 11th-12th में काफ़ी हद तक जैसे 9th-10th से काफ़ी एक जंप फील हुआ था और उससे के अप्रोप्रिएट मेहनत भी करनी चालू कर दी थी। विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्ट, आई थिंक स्टार्टिंग में काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था क्योंकि मेरा एम हमेशा टॉप का रहा था। लास्ट मंथ में आई वुड से कि मेरे रिजल्ट्स एक्चुअली थोड़े डाउन जा रहे थे फॉर सम रीज़न और दी अदर। मतलब मेरा परसेंटेज जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और जो मैं सोच रही डिज़र्व करना चाहिए वो काइंड ऑफ टेस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन इवेंचुअली वो कैचअप हो गया और फिर मेरा अच्छा रिजल्ट आ गया। सो या आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, तो तनिष्का ये सवाल पहले आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि पहले से ही आपका एम था टॉप में रहना, तो वो जब अगर हम ये पहले से ही अपना एक उद्देश्य बना लेते हैं कि मुझे टॉप ही करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है टॉप में अपना क्रमांक हासिल करने के लिए? टॉप यानी, और वो भी जब बात डबल एडवांस जैसे रिजल्ट की हो और ऑल इंडिया रैंक जब आपका 16 आया हो, तब टॉप में आने के लिए सबसे पहले जब आपने सोचा तो क्या करना पड़ता है, जैसे कि जिससे कि हम दूसरे स्टूडेंट्स को भी एडवाइस दे सकें? जब 11th-12th में जब लाइक प्रॉपर मैंने मेहनत चालू की थी, तो एक चीज़ थी कि हमारा शिफ्ट जो हुआ था ऑनलाइन हो गया था ऑफलाइन से, बिकॉज कोविड सिचुएशन क्रिएट हुई थी। उस टाइम पे मैंने ये नोटिस किया था कि काफ़ी जो बच्चे थे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास का और ऑनलाइन क्लास का एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है कि ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, और ऑनलाइन में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। वो मेरी खासियत थी कि ऑनलाइन में मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी। तो क्लास के टाइम पे हम लोग कोशिश करते थे कि जितना इंटरेक्टिव हम ऑफलाइन में रहते उतना ही इंटरेक्टिव हम लोग ऑनलाइन में भी रहते थे। टीचर्स हमें कहते थे कि यू आर फ्री टू आस्क डाउट्स, तो हम लोग व्हाट्सएप पे भी डाउट्स भेज देते थे, क्लास में खुद भी पूछ ही लेते थे। तो वो एक जो
काइंड ऑफ जो ब्रिज किया था गैप ऑनलाइन टू ऑफलाइन, वो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा मेरे लिए। जी, तो जय, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम क्या आपको भी आया था या आपके लिए भी वो इतना मायने नहीं रखता था? मतलब ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस का प्रॉब्लम तो नहीं आया था, बट लाइक मैं क्या करता था कि मैं लाइक कैटेगराइज कर देता था, जब पढ़ना हो तो सिर्फ पढ़ना है, और जब लाइक कुछ कैजुअली कुछ मूवी या नेटफ्लिक्स या कुछ देखना हो तो वही देखना है। तो डिस्ट्रैक्शंस तो लाइक हाँ, डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह आएंगे, हम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पर हम उससे कैसे डील करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जय, क्या रूटीन रहता था जब इतना अच्छा रैंक, इतने अच्छे मार्क्स, और वो भी ऐसी एग्जाम में कि जिसे क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, जो लोगों का सपना होता है देश की जो भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है ये एग्ज़ाम, इसे क्लियर करना, जिसके बारे में आपको सबसे पहले बताया ही होगा। क्या थॉट्स थे इस एग्जाम्स को लेके पहले से ही? क्या लोगों ने पहले से एक हाउ क्रिएट किया था? मतलब शुरुआत में तो लगता था कि लाइक एटलीस्ट क्रैक तो करना ही है, पर धीरे धीरे पढ़ते गए तो ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया कि ये गोल नहीं होना चाहिए कि हमें हमेशा टॉप के लिए एम करना चाहिए। तो ऐसे लाइक नीट डेफिनेटली टफ एग्ज़ाम है, पर लाइक बेसिकली वो आपका लाइक माइंड को भी टेस्ट करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है और आप एग्ज़ाम के टाइम कितने काम रह सकते हो। तो मतलब स्टडीज़ के अलावा और कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रहती है जब हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ओके, तो जय, जब बात हम नीट की कर रहे हैं और उसमें भी खास करके जब बायो सब्जेक्ट की बात आती है तो क्या मतलब पहले रिजल्ट की अगर आपकी बात की जाए तो 360 में से 355 मार्क्स, मतलब ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि पहले से ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हो आप इस सब्जेक्ट को लेके, इसलिए इतने अच्छे मार्क्स हैं यहाँ पर। एक्चुअली बोथ माय पेरेंट्स आर डॉक्टर्स और मेरी दीदी है वो भी डॉक्टर है। तो ह्यूमन एनाटॉमी में लाइक बचपन से इंटरेस्ट बहुत था, सो दैट्स व्हाई ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी। और बायो के लिए ऐसे टिप्स तो स्पेशल वही कहूँगा कि लाइक रिवाइज करना है, कि एनसीईआरटी पे फोकस रखना है और आसपास के भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो करो, हाँ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है, पर लाइक आसपास के कॉन्सेप्ट्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होंगे तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे उनको आप इजीली टैकल कर पाओगे। ओके, तो तनिष्का, अभी अगर आपकी बात की जाए तो ए ग्रुप जेडबलई रिजल्ट मैथ्स में 120 में से 92 मार्क्स, ये भी बहुत ही अच्छे मार्क्स कह सकते हैं, और मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जो मोस्टली स्टूडेंट्स को टफ लगता है। तो आप क्या कहेंगे मैथ्स सब्जेक्ट को लेके? आई वुड से मैथमेटिक्स मुझे भी ऐसे टफ लगता था जी एडवांस लेवल पे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कभी भी क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं पहुंचेगी। उसमें हमेशा क्वेश्चंस जो है वो मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ों में जाके सुझवा सकता है। इसलिए ये गारंटी नहीं ले सकती कि हाँ मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो कि मैं सॉल्व कर लूँगी। अदरवाइज उसके ऊपर मतलब मेहनत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज़ जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो दैट्स गुड। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपको चैलेंज दे, जो चैलेंजिंग लगे, जो आपको कुछ सिखाए, वो क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आर्काइव बेस्ट सोर्स मटेरियल है, क्योंकि आर्काइव बेसिकली जेईई एडवांस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है, और जेईई एडवांस काफ़ी क्रिएटिव हो जाता है क्वेश्चंस के अंदर। तो अगर उस एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर कोई सोर्स नहीं है। तो तनिष्का, हम कह सकते हैं कि बात जब जेईई की हो और ये एग्जाम्स की हो तो पहले के जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं वो सॉल्व करना बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो स्टूडेंट्स को क्या ये एडवाइस दी जाए? वैसे तो हमेशा से हर एग्जाम के लिए ऐसा होता ही है कि जो उनके प्रीवियस पेपर हों, लास्ट ईयर्स के पेपर्स हों, वो सॉल्व करके काफ़ी मदद मिलती है। तो हम यहाँ भी ये एडवाइस दे सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली। ओके, तो जय, आपका क्या मानना है इसको लेके? क्या पहले के पेपर सॉल्व करना में भी हेल्पफुल रहता है? हाँ डेफिनेटली, कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं करोगे तो आपको लाइक आइडिया नहीं लगेगा कि ये एग्ज़ाम कैसी है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है, या तो फिर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करें तो आपको आइडिया लगता है कि कौन से टॉपिक्स है जो स्पेसिफिकली टारगेट होते हैं, कौन से मेजर टॉपिक्स है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे और लाइक अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर दो और उसमें आपके लाइक अच्छे मार्क्स आए तो एक अंदर से भी मोरल बूस्ट मिलता है कि अगर इस साल के पेपर में इतना अच्छा कर सकता हूँ, डेफिनेटली मैं इससे और भी ज़्यादा अच्छा मैं लाइक मेरी अपकमिंग नीट एग्जाम में कर पाऊँगा। जी जय, जितना मतलब सुना है इस एग्ज़ाम के बारे में, काफ़ी ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए कितना प्रिपेयर रहते हो आप लोग और किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है आपको, या आप खुद क्या जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो उसे हर तरीके से सोच के सॉल्व किया जाता है? हम स्टूडेंट्स को अगर एडवाइस देना चाहें कि इस एग्ज़ाम में कितना ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है और उस टाइम पे
नहीं होना है? मेनली तो वही बोलूँगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, कि हमें लाइक नर्वस नहीं होना है, एकदम काम रह के एग्ज़ाम देनी है। क्योंकि इस साल के नीट की बात करूँ तो लाइक काफ़ी क्वेश्चंस थे जो थोड़े लेंदी थे और थोड़े ट्विस्टेड थे। तो फिर लाइक जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो उसको आप आराम से पढ़े, वर्ड टू वर्ड पढ़े, और लाइक सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपने लाइक प्रीवियसली पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज करने का ट्राई करें। कि लाइक अपने माइंड में एक सेट करें कि अच्छा ये क्वेश्चन ये चैप्टर से आया है, तो उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स भी आप इतनी बार आप चैप्टर्स वो पढ़े कि आप लाइक ऑटोमेटिकली आपके लाइक माइंड में एक एल्गोरिथम जैसे सेट हो जाए। जी, जो सबसे ज़्यादा टफ होता है सेट करना, लेकिन बट ऑब्वियसली आपने बहुत पहले से मेहनत शुरू की है तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। तनिष्का, व्हाट अबाउट फिजिक्स? 94 मार्क्स आपने उसमें आपको आए हैं, तो फिजिक्स के बारे में आपका क्या कहना है? उसमें काफ़ी सारे फार्मूलाज होते हैं जैसे याद रखना पड़ता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? फिज़िक्स इन जनरल मेरा स्ट्रॉन्ग सूट था। तो उसमें मैं यूजुअली नोटिस करती थी कि मैथ्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में फ़िज़िक्स में मेरे स्कोर्स यूजुअली ज़्यादा आते थे, इसलिए एज सच मैं फ़िज़िक्स को इग्नोर करती थी और केमिस्ट्री मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करती थी। बट फ़िज़िक्स में मोस्टली हमें जो क्लास में हमें पढ़ा लेते थे और वही जो नोट्स बनाते थे वो काफ़ी हेल्पफुल रहते थे। तो फॉर्मूलाज भी मैं बेसिकली नोट्स के अंदर से हाईलाइट करके रख लेती थी, एंड दैट यूज्ड टू बी मोर देन इनफ। तो प्रैक्टिस वाइज मतलब प्रैक्टिस वाइज कंसेप्ट्स के लिए एच.सी. वर्मा अच्छी थी, और एरोडोक पाथफाइंडर एज सच आर एक्सीलेंट बुक्स, पर उसमें से हमें टीचर्स यूजुअली लाइक क्वेश्चंस चुन के ले आते थे कि ये तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें कुछ नेक्स्ट लेवल पे कुछ सिचवाएगा। तो जो क्रिएटिविटी जो चाहिए थी फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, वो मोस्टली वो क्वेश्चन से और जो असाइनमेंट्स हमें टीचर्स देते थे उन्हीं से कवर हो जाते थे। ओके, एंड व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? केमिस्ट्री एक काइंड ऑफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है वो काफ़ी वास्ट जाते हैं, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है आप कहाँ तक सीख सकते हो। फिज़िकल काइंड ऑफ एक फ़ील आ जाती है कि कैसे एक बार कंसेप्ट समझ ले और उसकी अच्छे से एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली प्रैक्टिस कर ले तो ओवरऑल वो दिक्कत नहीं देता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इतना वास्ट है कि कोई लिमिट नहीं रहती है, इसलिए कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब मैं ये पढ़ूँ सब कुछ पढ़ लूँ, सब कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, क्या करूँ। उसके लिए भी हमारे टीचर्स यही एडवाइस करते थे कि आर्काइव सॉल्व करो, उससे तुम्हें पता चलेगा जेई कहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करता है, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें आना चाहिए और क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बाउंड्री क्रिएट करने के लिए आर्काइव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जय, आपका क्या मानना है फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके? जहाँ तक आपका रिजल्ट कह रहा है 3 या 4 मार्क्स ही आपके काट पाए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में? फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे लाइक लॉजिकल लाइक बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, जो वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग का भी इम्पोर्टेंस रहता है। अब रट के फिजिक्स करोगे तो लाइक उतना आपको आउटकम नहीं मिलेगा। तो बेसिकली नीट का फिजिक्स JEE जितना तो टफ नहीं आता, पर उसमें अगर आप लाइक शॉर्ट नोट्स बन के रिवाइज करेंगे रेगुलरली तो मुझे नहीं लगता फिजिक्स में कोई इश्यू आना चाहिए। और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ बेसिकली प्रिटी ईजी, कि आप लाइक एक बार या 2 बार आप अपने लाइक जो मेन फार्मूलाज होते हैं उसको रिवाइज करेंगे तो वहीं से क्वेश्चन टारगेट होता है। इनऑर्गेनिक ऑन द अदर हैंड लाइक काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑर्डर्स होते हैं, काफ़ी लाइक रटना होता है, लाइन टू लाइन NCERT पढ़नी पड़ती है, तो उसमें लाइक रिपीटेड रिविजन आई थिंक मिनिमम 7 to 8 टाइम्स तो पढ़ना ही चाहिए। और उसके भी आपको लाइक शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि आप हर बार NCERT पढ़े उससे अच्छा आप शॉर्ट नोट्स पढ़े जिसमें लाइक मेजॉरिटी क्वेश्चंस टारगेट होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और टाइम का ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन होगा। जी, तो ये थोड़ी टिप्स हैं जो अभी जय और तनिष्का ने हमारे साथ शेयर की है, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ऐसी और टिप्स ये JEE और नीट के एग्जाम्स को लेके आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल समय है एक ब्रेक का। બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। કરંટ ટોપિકમાં વાત કરી રહ્યા છે JEE એડવાન્સના રિઝલ્ટને લઈને, સાથે જ નીટની પરીક્ષા વિશે પણ આપને જણાવ્યું છે, તેના જે પરિણામો આવ્યા છે, જેમાં જે વિદ્યાર્થીઓ ચઢાડ્યા છે કે જેમને ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક એટલે કે ટોપ 100માં ક્રમાંક મેળવીને બતાવ્યું છે, તેમણે કઈ રીતે મહેનત કરી છે તેના વિશે આપણે જણાવી રહ્યા છે। તો અત્યારે આપણી સાથે હવે જલદી જોશી પણ જોડાઈ ગયા છે, જે સ્ટુડન્ટ છે જેમને ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 32 છે। તો જલદી આપનું પણ સ્વાગત છે, વેલકમ ટુ કરંટ ટોપિક। થેન્ક યુ મેમ।
જલ્દી સૌથી પહેલાં તો અત્યારે જે રિઝલ્ટ આપને મેળવ્યું છે અને સાથે જ જે પ્રકારે તૈયારીઓ કરી હતી તેના વિશે શું કહેવા માંગશો કે કયા સમયથી તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી આ રિઝલ્ટ માટે? તો મને તૈયારી કરતાં 7 વર્ષ થઈ ગયા છે. મેં 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં પહેલી વાર કોચિંગ જોઈન કર્યું હતું. 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં? હા, અને 8th સ્ટાન્ડર્ડથી હું આકાશમાં છું અને 11-12થી જ સ્પેસિફિકલી જેઈની તૈયારી કરું છું, એટલે મને ખાસા વર્ષો લાગ્યા બધું કરતાં. ઓકે, તો શું કહેશો, તમને લાગે છે કે એટલા ઘણા એટલે 6th સ્ટાન્ડર્ડથી તમે તૈયારીઓ ચાલુ કરી છે, તો આટલા સમય પહેલાંથી તૈયારી જો ચાલુ કરવામાં આવે છે તો આ બહુ હેલ્પફુલ રહેશે? એટલે મારા માટે એવું હતું કે હું એટલું ટેલેન્ટેડ બ્રેન નથી, હું કોચ બ્રેન છું, એટલે મારે ધીમે ધીમે સેમ વસ્તુ વારે ઘડીએ કન્સિસ્ટન્ટલી પરફોર્મ કરવી પડે, તો મને એનાથી ફાયદો થયો છે. તો એ દરેક સ્ટુડન્ટે પોતાની રીતે મહેનત કરવી જોઈએ. પણ મેં એવું પણ જોયું છે કે જે સ્ટુડન્ટ્સ ખાલી 11-12માં મહેનત કરીને પણ બહુ સારું પરફોર્મ કરતા હોય છે, એટલે એવું કંઈ છે નહીં. પણ આ ખૂબ સરસ છે કે તમે પોતાની જાતને ઓળખી લીધી છે કે મને શું જરૂર છે, અને એ રીતે તમે પહેલેથી તૈયારીઓ ચાલુ કરી છે. તો એવા સ્ટુડન્ટ્સ માટે શું કહેવા માંગશો કે જે લોકોને કદાચ એવું હોય કે લોકો જલ્દીથી ઝડપથી કંઈ કેચ નથી કરી શકતા, તો એ લોકો પણ મહેનત કરી શકે છે જલ્દી, કઈ રીતે એવા લોકોને શું મેસેજ આપવા માંગશો? એટલે હું જે વાતનું એક એક્ઝામ્પલ છું કે હું પહેલેથી બહુ સારી સ્ટુડન્ટ નથી, પણ 6th સ્ટાન્ડર્ડથી મેં સ્ટાર્ટ કર્યું એટલે ધીમે ધીમે એક જ વસ્તુ કરીને હું ધીમે ધીમે ક્વેશ્ચન સારી રીતે અટેમ્પ્ટ કરવા માંડી. એટલે પોસિબલ છે સારું પરફોર્મ કરવું જો તમે રાઈટ ટાઈમે સ્ટાર્ટ કરો અને કન્સિસ્ટન્ટલી એટલા એફર્ટ્સ આપ્યા કરો. ઓકે, તો જ્યારે પેપર હતું તો શું લાગ્યું તમને? પેપર ટફ લાગ્યું છે આ વખતે, અને જે પ્રકારે પેપર આપવામાં આવ્યું હતું એ પ્રમાણે રિઝલ્ટ એક્સપેક્ટેડ છે? શું કહેશો આ વખતના પેપર્સ માટે? ફિઝિક્સ, કેમિસ્ટ્રી, મેથ્સની વાત કરવામાં આવે તો શું લાગ્યું? કોઈ પેપર ટફ લાગ્યું? કેવો અનુભવ રહ્યો આ વખતે પેપર આપવાનો? ઓકે, તો જ્યારે મેં પેપર આપ્યું ત્યારે મને એમ હતું કે મારાથી ક્વેશ્ચન સોલ્વ થાય છે અને સારો રેન્ક એક્સપેક્ટ કરીશ, જે મેં મારી ફ્રેન્ડ્સ જોડે પણ વાત કરી હતી. પણ જ્યારે પહેલી વાર આન્સર કે આવી ત્યારે અમને ખ્યાલ આવ્યો કે પેપર એવી પરફેક્ટલી ડિઝાઇન્ડ હતું કે એમાં સ્કોર કરવું ઘણું અઘરું હતું. ક્વેશ્ચન્સ એટલા ડિફિકલ્ટ નહોતા, પણ પેપર સ્કોરિંગ નહોતું, એમ તમારાથી કેલ્ક્યુલેશન મિસ્ટેક થઈ જ જાય. તો એ પછીથી ખબર પડી કે આવું થયું છે અને આટલી ભૂલો થઈ છે, પણ તેમ છતાં રેન્ક સારો આવ્યો એની મને બહુ ખુશી છે. तनिष्का, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जब जब पेपर आपने दिया तब आपका एक्सपीरियंस क्या था? जब पेपर दिया था उस टाइम पे तो बस ये था कि ये क्वेश्चन है मेरे सामने, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जब पेपर एंड होने वाला था, पेपर 1 में मुझे फील हुआ कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं था इस बार, और इसलिए मुझे टाइम की थोड़ी सी कमी फील हुई. इसलिए जब पेपर 1 में दे के आई थी आई वॉजेंट वेरी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं था किस तरह से मेरा पेपर 1 गया था. इस चीज़ से मैंने इम्प्रूव किया और पेपर 2 में मैंने अच्छे से ट्रैक रखा था मेरे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे. तो इससे पेपर 2 में मेरे पास स्पीड थी, तो पेपर 2 के बाद मैं सेटिस्फाइड निकली थी उससे कि ठीक है जितना भी हुआ मैंने अच्छे से किया है पेपर. गुड. तो ये एक पॉजिटिव रहना पड़ता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. अगर हम एक पॉजिटिव रह के अगर पेपर देते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे. जल्दी હવે મેથ્સમાં સારા માર્ક્સ છે તમારા, રાઈટ? 96 માર્ક્સ. તો મેથ્સમાં વધારે સારા માર્ક્સ છે કેમિસ્ટ્રી ફિઝિક્સ કરતાં, તો એવું જે લોકોને વધારે ટફ લાગે છે એમાં તમારા સારા માર્ક્સ છે. શું કહેવા માંગશો મેથ્સ માટે? જો આ આટલા સારા માર્ક્સ મેળવવા માટે મેથ્સમાં ખાસ કરીને શું ટિપ્સ આપવા માંગશો? મેથ્સમાં એવું છે કે તમારી પાસે એક લિમિટેડ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ છે, એ તમે વારે ઘડીએ કર્યા કરશો તો જે નવા ક્વેશ્ચન્સ આવશે તે પણ થઈ જ જશે. એટલે મેથ્સ ભલે લેન્ધી હોય પણ જો તમને ક્વેશ્ચન્સ ટેકલ કરતા આવડે તો ક્વેશ્ચન જોઈને એવી ખબર પડી જાય કે આ ક્વેશ્ચન મારાથી થઈ જશે. પેપરમાં બી એવું જ હતું કે મને ખબર હતી કે આમાં મને થોડો ટાઈમ લાગશે પણ થઈ જશે, એટલે મેં અટેમ્પ્ટ કર્યા અને એમાં માર્ક્સ સારા આવી ગયા. અને વોટ અબાઉટ ફિઝિક્સ એન્ડ કેમિસ્ટ્રી? યુ ગોટ કેમિસ્ટ્રી 77 માર્ક્સ એન્ડ ફિઝિક્સમાં 88 માર્ક્સ છે, તો ઇટ્સ ઓલ્સો અ ગુડ માર્ક્સ વી કેન સી. તો શું કહેશો ખાસ કરીને એની માટે શું એડવાઇસ આપવા માંગશો? કેમિસ્ટ્રી એમાં આપણે જોવા જઈએ તો આપણને થિયરી એન્ડ બંને પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એ બધું જ બેલેન્સિંગ કરવું પડે છે. ફિઝિક્સમાં પણ એસ એવું જ હોય છે કે તમે ન્યુમેરિકલ્સ પણ સોલ્વ કરો, થિયરી પણ યાદ કરો, તો એની માટે શું એડવાઇસ આપવા માંગશો? ઓકે, તો કેમિસ્ટ્રીમાં એવું છે કે થિયરીમાં જો તમારા કન્સેપ્ટ્સ બહુ જ ક્લિયર હોય તો ન્યુમેરિકલ્સ અને થિયરી બંને સોલ્વ થઈ જાય. તો મારા સરે મને એટલી હેલ્પ કરી હતી કે મારા કન્સેપ્ટ છેલ્લે આવીને બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયેલા, એટલે મેં જે એડવાન્સના પેપરમાં બી સિલી મિસ્ટેક્સ જવા દો તો ઓવરઓલ ઘણું સારું પરફોર્મ કર્યું હતું કેમિસ્ટ્રીમાં. અને જ્યાં સુધી ફિઝિક્સની વાત છે તો ફિઝિક્સમાં વિઝ્યુલાઇઝેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તમને ક્વેશ્ચન વાંચીને સમજ પડી જાય કે તમને પૂછે શું છે તો ધીમે ધીમે સોલ્વ થઈ જ જાય. એટલે ફિઝિક્સમાં બહુ પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી ક્વેશ્ચન જો સમજ પડી જાય તો કરવું ઇઝી જ છે. ઓકે, જલ્દી. બટ તમે તો 6th સ્ટાન્ડર્ડથી આ પ્રિપરેશન ચાલુ કરી, તો પછી રૂટીન શું હોય જ્યારે નજીક ધીમે જ્યારે એક્ઝામ નજીક આવી જાય ત્યારે રૂટીન શું તમારું બનાવવું પડે જેથી કરીને બીજા વિદ્યાર્થીઓને પણ હેલ્પ થાય કે તમારે વહેલા ઉઠીને ભણવું, કેટલા કલાક ભણવું, કઈ રીતે ભણવું, પછી રિવિઝન માટે શું કરવું? તો શરૂઆતમાં હું રાતે જાગીને ભણતી,
પણ જેમ જેમ એક્ઝામ નજીક આવતી મને ખ્યાલ હતો કે સવારે 9 વાગ્યાની એક્ઝામ છે તો વહેલા તો ઉઠવું જ પડશે, બરાબર ઊંઘ પણ નથી આવવાની. એટલે પછી ધીમે ધીમે મેં સવારે વહેલા ઉઠીને ભણવાનું ચાલુ કર્યું. તો છેલ્લા 1-2 મહિનામાં હું સવારે 4 વાગે ઉઠતી હતી, ભણતી હતી અને એ ટ્રાય કરતી હતી કે જે શેડ્યુલમાં આપણું પેપર છે 9 થી 12 અને પછી 2:30 થી 5:30 તે જ એરિયામાં હું પેપર આપું અને એટલી પેપર પ્રેક્ટિસ કરું કે મને એક નવું રૂટીન જ લાગે કે આ રેગ્યુલર દિવસ છે, સવારે ઉઠીને 2 પેપર આપવાના છે. તો એવું તમારે રૂટીન સેટ કરવું જોઈએ કે તમે એ જ ટાઈમ પીરિયડમાં એવી જ ટેસ્ટ આપો, એ જ લેવલની. ઓકે, જે રીતની એક્ઝામિનેશન હોય એ જ ટાઈમમાં તમે તમારી રીતે તમારું પેપર સોલ્વ કરો એટલે એ વધારે તમને હેલ્પફુલ રહે કે અને તમને એક પ્રેક્ટિકલી આઈડિયા પણ આવી શકે કે पेपर आटला कलाकनो हशे तो તમે કઈ રીતે એને सॉल्व કરી શકશો. तनिष्का, रूटीन आपका भी क्या रहता था जब एग्जाम्स दूर थे, मतलब नॉर्मली जब प्रिपरेशन शुरू की तब से क्या रूटीन रहा, फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आते हैं तब आपका रूटीन कैसा रहा? मेरा नॉर्मल डेज़ में रूटीन ये रहता था कि सुबह लाइक 8 o'clock 9 o'clock को हमारी क्लासेस चालू हो जाती थी एंड लंच ब्रेक्स और ये सब जो भी थे वो मिला के लाइक शाम को 5 o'clock 6 o'clock तक हमारी क्लासेस एंड होती थी. उसके बाद क्योंकि इतने पूरे दिन की पढ़ी हुई हूँ तो बोर हो गई हूँ, इसलिए मैं सो जाती थी. फिर सो के उठ के डिनर करके देन मैं जो भी सेल्फ स्टडी करना है या फिर कभी कभी वॉक्स पे चली जाती थी और वो मैं यूजुअली रात को लाइक 12 o'clock 1 o'clock तक, कभी कभी 2 o'clock तक खींच लेती थी एंड देन वही रूटीन फिर वापस फॉलो करती थी. जब एग्ज़ाम्स पास में आने लगी तो थोड़ा सा मैंने रात को जल्दी सोना चालू कर दिया, लाइक 10 o'clock 11 o'clock तक सोना चालू कर दिया और दोपहर में सोना बंद कर दिया क्योंकि हमारे रेगुलर मॉक टेस्ट होने चालू हो गए. तो 9 to 12, 2:30 to 5:30 ये हमारे मॉक टेस्ट का टाइमिंग रहता था एंड उसके बाद हमारे क्लास के डिस्कशन वगैरह रहते थे जो भी डाउट सेशंस है. ओके, तो ये मतलब कह सकते हैं कि दिन में इस तरह का रूटीन धीमे धीमे चेंज करना पड़ता है जैसे जैसे एग्जाम्स क्लोज आते हैं. ओके, इन द एंड जल्दी आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है और क्या सारे स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगी कि જે પણ વિદ્યાર્થીઓ હવે આપવાના હોય એક્ઝામ્સ, અમને શું કહેવા માંગશો જલ્દી? ઓકે, તો મારા હમણાં પ્લાન્સ બહુ ફિક્સ નથી. મારે હમણાં આઈટી બોમ્બેમાં એડમિશન લેવું છે, બીટેક કરવું છે. એની આગળનું હજુ ઘણું વિચાર્યું નથી અને ફ્યુચર એસ્પિરન્ટ્સને હું એ જ કહીશ કે તમે અગર થોડું લેટ પણ ચાલુ કરો છો અને પણ કન્સિસ્ટન્ટલી એટલી જ એફર્ટ કરો અને તમારા ટીચર્સની બધી વાત માનો તો અઘરું નથી, તમે આરામથી કરી શકશો. ओके, तनिष्का, आप क्या कहना चाहेंगी सारे स्टूडेंट्स को और आपका फ्यूचर प्लान भी क्या है? मेरे भी फ्यूचर प्लान से मैंने बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं किया है. तो करंटली अभी बीटेक करना है, इसके बाद मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करने की इच्छा है एंड मुझे डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है जिससे मैं फाइनली सोचूंगी मुझे इसके आगे क्या करना है. विद रिस्पेक्ट टू क्या फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी, मैं कहूँगी अपने आप में विश्वास रखो, अपने पेरेंट्स और टीचर्स से कम्युनिकेट करो जो भी दिल में दिमाग में चल रहा है, अपने आप को जानो. जैसे जल्दी ने कहा, फाइंड आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. तुम्हारे लिए जो भी टेक्निक जो है काम करती है पढ़ाई में उस पर फोकस करो एंड हो जाएगा. છે એ બહુ જરૂરી છે કે તમે પોતે કેવા છો અને જો તમને ઝડપથી બધું યાદ રહેશે તો તમે એવું કરી શકો છો કે તમારા જે પણ એવા પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ છે કે તમને ફટાફટ યાદ રહી જતા હોય છે. તમે ભલે થોડો સમય ઓછો આપો પણ જો તમને એવું લાગે છે કે તમે એટલા વીક છો તો પણ તમે ઢીલા ના પડો, તમે છતાં પણ જલ્દીએ જે પ્રકારે કહ્યું કે એને 6 સ્ટાન્ડર્ડથી જ પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરી, તમે વહેલી તકે સ્ટાર્ટ કરી શકો છો, વધુ ટાઈમ આપી શકો છો. તો તનિષ્કાએ જે રીતે વાત કરી કે એને જે પ્રોપર લાગતું હતું એની માટે એને એ રીતે તૈયારી કરી, તો તમે તમારી પ્રોબ્લેમ શું છે એ જાણો અને પછી એને સોલ્વ કરો તો તમે પણ આ બંને જ જે સ્ટુડન્ટ્સ છે જે પણ આપણી સાથે જોડાયા આવા સ્ટુડન્ટ્સની જેમ જ આ પ્રકારની જે પણ એક્ઝામ્સ છે તે ક્રેક કરી શકો છો અને માત્ર ક્રેક જ નહીં, તમે પણ ટોપ 100માં ટોપ 20માં ક્રમાંક મેળવી શકો છો. તો એટલા જ માટે આ સ્ટુડન્ટ સાથે પણ આજે આપણે વાત કરી છે. તો જલદી અને તનિષ્કા બંને મારી સાથે જોડાયા તે બદલ આ બંનેનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વેરી બિગ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ અગેન એન્ડ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર ધ ફ્યુચર. थैंक यू मैम. તો આજે કરંટ ટોપિકમાં વાત કરી છે JEE એડવાન્સના રિઝલ્ટને લઈને, નીટની પરીક્ષા માટેનું જે પરિણામ આવ્યું છે તેના વિશે પણ વાત કરી છે. એની સાથે અત્યારે એવા ઝળહળતા સિતારાઓની સાથે વાત કરી છે કે જે લોકોએ ઘણી મહેનત કરીને આ પ્રકારનું પરિણામ મેળવ્યું છે, પણ આ મહેનત કઈ રીતે કરવી પડે છે, કઈ રીતે રાત દિવસ એક કરી દેવું પડે છે આ પ્રકારના પરિણામને મેળવવા માટે, તેના વિશે આપને જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે જેથી કરીને આપ પણ આવનારા દિવસોમાં આ જ પ્રકારની મહેનત કરીને આ પ્રકારનું પરિણામ મેળવી શકો. તો ત્યારે કરંટ ટોપિકમાં બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.